हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है एमएसए पार्ट 3। एमएसए मीन्स मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। फ्रेंड्स, ये 5 को टूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट वेरिएबल गेज आर-एन-आर। वेरिएबल गेज आर-एन-आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग एमएसए के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। टॉपिक को शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल गेज आर-एन-आर स्टडी। वेरिएबल गेज आर-एन-आर स्टडी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है अ मिनिमम ऑफ 2 और मोर ऑपरेटर्स। कम से कम 2 या 3 ऑपरेटर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एट लीस्ट 10 पार्ट शुड बी रिक्वायर्ड। आर-एन-आर स्टडी करने के लिए कम से कम 10 पार्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है ईच पार्ट शुड बी मेजर्ड 2 और मोर टाइम्स। एक पार्ट को कम से कम 2 या 3 बार मेज़र करना है। चौथा पॉइंट है ऑपरेटर शुड मेजर पार्ट्स इन रैंडम ऑर्डर। ऑपरेटर को पार्ट रैंडम ऑर्डर में मेजर करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है एडिक्वेट सेंसिटिविटी ऑफ इक्विपमेंट 10:1 रूल इंस्ट्रूमेंट लिस्ट काउंट शुड बी डिवाइडेड द टॉलरेंस इनटू 10 पार्ट्स। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो 10/1 रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 10/1 का रूल का मतलब हुआ जैसे कि आपको मेज़र करना है 10 माइक्रोन तक, तो आपके इंस्ट्रूमेंट की जो मेज़रमेंट कैपेसिटी होना चाहिए 1 माइक्रोन तक, जिससे कि मेज़रमेंट में एक्यूरेसी हो। छठा पॉइंट है मेज़रमेंट सिस्टम शुड टू बी इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इन प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ओनली कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन नॉट द स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन। मेज़रमेंट सिस्टम स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में होना चाहिए। प्रोसेस में जो वेरिएशन होना चाहिए वो कॉमन कॉज वेरिएशन होना चाहिए, स्पेशल कॉज वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कैसे आर-एन-आर कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले एक हम फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें पार्ट नेम, पार्ट नंबर, उसके बाद गेज नेम, कैरेक्टरिस्टिक नेम लिखते हैं। जिस गेज का यूज़ कर रहे हैं उस गेज का नाम लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक में जिस चीज़ को आप चेक कर रहे हैं उसकी डाया को अगर चेक कर रहे हैं तो डाया लिखना है, आईडी चेक कर रहे हैं तो आईडी लिखना है, जो भी चीज़ चेक कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद नॉमिनल साइज़ क्या है, आपका जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है वो साइज़ लिखना है। उसके बाद कस्टमर नेम लिखना है। उसके बाद जो परफॉर्म्ड किया जा रहा है, इस शीट को बनाया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, जिसके द्वारा भी किया जा रहा है उसका नाम लिखना है। इस तरह से हम एक फॉर्मेट बनाते हैं और गेज आर-एन-आर स्टडी करने के लिए हम 3 ऑपरेटर और 10 पार्ट का सेलेक्ट करते हैं और एक पार्ट को हमें 3 बार चेक करना है। आइए जानते हैं डेटा की हेल्प से कैसे टेबल तैयार किया जाता है और आर-एन-आर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। फ्रेंड्स, हमने एक ऑपरेटर और 10 पार्ट सेलेक्ट किया और हमने 10 पार्ट को अलग अलग कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, पहले पार्ट को चेक किया और रीडिंग नोट किया। उसी तरह दूसरे पार्ट को चेक किया, रीडिंग नोट किया। उसी तरह 10 पार्ट को चेक किया और रीडिंग नोट किया। उसी तरह एक पार्ट को 3 बार हम चेक करते हैं और रीडिंग नोट करते हैं। उसके बाद हम XA यानी एवरेज निकालते हैं और RA यानी रेंज कैलकुलेट करते हैं। जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम XA बार कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम RA बार कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह दूसरा ऑपरेटर पार्ट को चेक करता है, रीडिंग नोट करता है, उसके बाद XB यानी एवरेज निकालता है, RB यानी रेंज निकालता है। सेम इसी तरह तीसरा ऑपरेटर भी चेक करता है, रीडिंग नोट करता है और उस तरह से एक टेबल बनाता है और XC कैलकुलेट करता है और RC कैलकुलेट करता है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम XP बार निकालते हैं। XP बार निकालने का फार्मूला होता है इक्वल टू एवरेज XA, XB, XC, यानी XA, XB, XC जो एवरेज है उसका हम एवरेज निकालते हैं, उसे हम XP बार कहते हैं। तो इस तरह से हम XP बार कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम XP डबल बार कैलकुलेट करेंगे। XP डबल बार कैसे कैलकुलेट करें, एवरेज ऑफ XP बार, ये होता है XP डबल बार। तो इस तरह से हम XP डबल बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम RP कैलकुलेट करेंगे, यानी
रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है मैक्सिमम ऑफ एक्स पी बार माइनस मिनिमम ऑफ एक्स पी बार। तो इस तरह से इस फार्मूला का यूज़ करके हम आर पी कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं आर पी की वैल्यू 0.056 आई है। उसी तरह दोस्तों हम आर बार कैलकुलेट करेंगे। आर बार का फार्मूला होता है आर ए बार प्लस आर बी बार प्लस आर सी बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अप्रेजर। हमारे पास क्या है, आर ए बार प्लस आर बी बार आर सी बार कैलकुलेटेड है। जस्ट हमें क्या करना है, पुट करना है और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद हम एक्स बार डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। एक्स बार डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए इसका फार्मूला होता है मैक्सिमम ऑफ एक्स ए बार एक्स बी बार एक्स सी बार माइनस मिनिमम एक्स ए बार एक्स बी बार और एक्स सी बार। इस फार्मूला का यूज़ करके हम एक्स बार डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है 0.010। फ्रेंड्स, जब हमने आर बार कैलकुलेट कर लिया, एक्स बार डिफरेंस और आर पी कैलकुलेट कर लिया, तो हम उस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं रिपीटेबिलिटी यानी इक्विपमेंट वेरिएशन, जिसे हम ईवी कहते हैं। ईवी का फार्मूला होता है आर बार इंटू K1। K1 जो है, हम एक पार्ट को 2 बार चेक किया तो हम K1 की वैल्यू 4.56 लेंगे। अगर हमने 3 बार चेक किया तो हम 3.05 लेंगे। तो हमने जो एक पार्ट को 3 बार चेक किया है, इसलिए हम वैल्यू जो लेंगे 3.05। ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो जो ईवी की वैल्यू कैलकुलेट हुई 0.0169। उसके बाद हम निकालेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी अप्रेजर वेरिएशन AV। AV का फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स बार डिफरेंस इंटू K2 का होल स्क्वायर माइनस EV का स्क्वायर बाई NR। एक्स बार डिफरेंस कैलकुलेटेड है और EV भी कैलकुलेटेड है। K2 की जो वैल्यू है, यहाँ पे हम डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अप्रेजर कितने हैं। नंबर ऑफ अप्रेजर अगर 2 हैं तो 3.65 यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ अप्रेजर 3 हैं तो 2.7 यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो टेबल में लिया है नंबर ऑफ अप्रेजर 3 है, तो हम यहाँ पे 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बार डिफरेंस में। उसके बाद उसका होल स्क्वायर करके EV से माइनस कर देंगे। उसके बाद डिवाइड करेंगे NR। N है नंबर ऑफ पार्ट्स और R है नंबर ऑफ अप्रेजर। इस तरह से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकलेगी 0.0303। फ्रेंड्स, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे तीसरा पॉइंट रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जिसे हम RNR कहते हैं। ओके, RNR का फार्मूला है रूट अंडर EV का स्क्वायर प्लस AV का स्क्वायर। जैसा कि आप EV एंड AV कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद इस वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। जब आपने कैलकुलेट किया तो RNR की वैल्यू जो निकली 0.01716। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला की हेल्प से। उसके बाद हमें क्या निकालना है, पार्ट वेरिएशन। पार्ट वेरिएशन को हम PV से डिनोट करते हैं। PV का फार्मूला होता है RP इंटू K3। ये जो K3 है डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ पार्ट्स पे, कि आपने जो पार्ट्स लिए हैं वो कितने लिए हैं। तो हमने 10 पार्ट्स लिए हैं तो 10 पार्ट्स के जो आएंगे K3 की वैल्यू 1.62। RP आपने कैलकुलेट कर चुके हैं, तो RP से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.62 से तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी 0.00907। तो जैसा कि आपने PV भी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप निकालेंगे टोटल वेरिएशन, जिसे हम डिनोट करते हैं TV से। TV इज इक्वल टू रूट अंडर RNR का स्क्वायर प्लस PV का स्क्वायर। जैसा कि आप RNR भी कैलकुलेट कर चुके हैं और PV भी कैलकुलेट कर चुके हैं। दोनों वैल्यू को जब आप पुट करते हैं यहाँ पे, तो जो वैल्यू कैलकुलेट होती है 0.1939। इस तरह से आपने TV भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें EV एंड AV, RNR, PV एंड TV की वैल्यू यहाँ पे लिखना है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम EV, AV एंड RNR, PV का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। आइए जानते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट है परसेंटेज ऑफ EV। उसका फार्मूला होता है EV बाई TV इंटू 100। जब हम वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 8.715। दूसरा है परसेंटेज ऑफ AV। इसका फार्मूला होता है AV बाई TV इंटू 100। जब हम वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 15.6266। तीसरा पॉइंट है परसेंटेज ऑफ RNR। इसका फार्मूला होता है RNR डिवाइडेड बाई TV इंटू 100। जब हम वैल्यू को पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 8.849। चौथा पॉइंट है परसेंटेज ऑफ PV।
इसका फार्मूला होता है PV/TV इंटू 100। जब हम वैल्यू को पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो आता है 4.6776। आप चाहें तो आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है इसलिए हम इस तरह से आपको बता रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा पर्पस था R&R कैलकुलेट करना, हमने कैलकुलेट कर लिया। आइए अब जानते हैं वेरिएबल गेज की एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। जब R&R की वैल्यू अंडर 10% होगी तो एक्सेप्टेबल होगी, मतलब हमारा गेज एक्सेप्टेबल है, उसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। दूसरा पॉइंट है, जब R&R की वैल्यू 10% टू 30% के बीच में होगी तो गेज को हम एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन और जॉब। तीसरा पॉइंट है, जब R&R की वैल्यू मोर देन 30% होगी तो गेज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और मेजरमेंट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। जब R&R की वैल्यू मोर देन 30% होगी तो गेज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को समझने के लिए बार बार देखें, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं तो उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही आसान है। जैसा कि हमने R&R की वैल्यू कैलकुलेट किया 8.84, यानी हमारा जो गेज है, हमने जिस गेज से जो डेटा तैयार किया है वो गेज एक्सेप्टेबल है, ओके है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएबल गेज की R&R वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, गेज है, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, दैट इज़ द एंड ऑफ द टुडे टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching. Have a nice day.